अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन ब्लॉक 13F में। और 13F में कायम एक ऐसा घर है जिसको मैं घर कहूँगा, साथ साथ ये भी कहूँगा कि वो बदनसीब घर, जिस पे काफ़ी सालों पहले एक शख्स ने जन्म लिया था। और इस घर के किफ़ालत करने वालों को ये नहीं पता था कि उनकी नस्ल को वही शख्स कत्ल करेगा। 23 अक्टूबर को इस घर में एक क़यामत बर्पा हुई। वो क़यामत क्या थी? उस क़यामत में एक मासूम बच्चे सुभान की जान चली गई। और ये जान किसी जराइम पेशा अफराद, किसी डकैत, किसी क्रिमिनल ने नहीं ली, किसी ऐसे शख्स ने नहीं ली जिसको हम अमूमन कराची में स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं तो हम कहते हैं मज़ाहमत पे कत्ल हो गया। ये उस शख्स ने ही जान ली है जो इनका अपना रिश्तेदार था। 23 अक्टूबर के दिन यहाँ पे क्या क़यामत हुई, यहाँ पे इनके घर वालों के ऊपर क्या अफसोसनाक सूरत हाल थी। मेरे साथ आइए, उसकी फैमिली से मिलेंगे और जानेंगे उस दिन क्या हुआ। मुझे अपना नाम बताइएगा। शाहरुख। शाहरुख, ये बताएं आप इधर औरंगी टाउन में कितने अरसे से रिहाइश लगी है? 45 से 50 साल हो गए पापा को। मतलब पैदाइश यहीं पे हुई थी आपकी? जी, पैदाइश यहीं की है। शाहरुख, कितने बहन भाई हैं? वालिद वालदा के हवाले से भी बताएं। 6 बहन भाई हैं और वालिद वालिदा। आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं? लड़कों में आई थिंक मैं दूसरे नंबर पे हूँ, बहनें 2 बड़ी हैं। क्या करते हैं शाहरुख? आप जॉब वगैरह है कुछ? प्राइवेट जॉब है मेरी। अंकल, आप भी शुरू से यहीं रिहाइश पजीर हैं? जी हाँ, कितने अरसे, कितने साल हो गए? तकरीबन हो गए 50 साल हो गए यहाँ पे, क्योंकि ये जब औरंगी आबादी हुई थी ना, जब से हमें यहाँ 65 की जंग, 71 की जंग सब यहाँ देखी मैंने तो। फिर तो आपको एक अरसा दराज गुजर गया। जी। जाहिर सी बात है, 50 साल का अरसा काफ़ी अरसा होता है। जी, तो मुझे बताइएगा, आप इतने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, फिर लोग भी जानते होंगे, इलाके सारा इलाका मुझे जानता है। अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत करते हैं सब मेरी यहाँ पे, क्योंकि पुराना हूँ ना मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये सब जंगल था ये जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो इस वजह से जो ना बस। आपका क्या काम था? कारोबार करते थे आप या कोई जॉब वगैरह किया? नहीं, मेरी छोटी सी दुकान थी परचून की, तो वही मैं चलाता था। फिर यहाँ से मैं जो ना बफरचून चला गया था, वहाँ दुकान की, वहाँ जो ना दुकान मेरी लूट ली जिसने भी किया, तो इस वजह से जो ना फिर बेरोज़गार। फिर छिपा में मैंने नौकरी की। अच्छा, छिपा में आपने नौकरी? जी, 10 साल तकरीबन क्या थे छिपा में? सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा, ये जो अफसोसनाक वाक़या सारा हुआ, आप जाहिर सी बात है औलादें आपकी हैं, रिश्तेदारों में कैसा सिलसिला था? रिश्तेदारों में आपका कैसा उठना बैठना, मिलना जुलना कैसा था? क्योंकि सारा केस जो है वो आपकी रिलेटिव की वजह से हुआ। आपके ससुराल में लोग या आपकी कैसी वाक़फियत थी अपने रिश्तेदारों से? बहुत अच्छी थी उनसे, सारे ठीक थे। जब ये मेरी शादी हुई थी, ये जब मेरे साले 3 साले थे, तो जिसमें 1 साले का इंतकाल हो गया था बड़ा, तो 2 साले बचे थे, छोटे थे ये तो सब। जब शादी हुई थी मेरे पास ही तकरीबन रहते थे ये लोग, समझे, इज़्ज़त करते थे बहुत ये। फिर इनकी शादी हो गई, उसके बाद ये पैदा जो हुआ ना, ये समीर नाम जिसका है, वो इसी कमरे में पैदा हुआ था। अच्छा, समझे? इस कमरे में अभी इंटरव्यू कर रहे हैं? जी, इसी कमरे में पैदा हुआ था। तो छोटे छोटे होंगे जब जाहिर सी जी। बात है आपकी शादी के बाद? जी, ये छोटे बड़े थे। आपके सामने? हाँ, तो फिर बस अब फिर ये नॉर्थ कराची चले गए, यहाँ से मकान बेच के। यहीं थी मेरी ससुराल पहले। तो मुझे ये बताइएगा, आप इतने अरसे से अंदर पैदा आपके सामने हुआ जी। जैसे आपने बताया, तो उसका बचपन, उसकी जवानी, सारा कुछ आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है। तो मुझे बताएं, बचपन से कैसा ऑब्जर्व किया था? ये लड़का कैसा था? पढ़ने में था, नशे में था, किस चीज़ में नहीं था, किसी में नहीं है, क्या करता था ये? लेकिन ये बस ये माँ बाप की ढील की वजह से, कोई चोरी करके ला दी, माँ ने सपोर्ट कर दिया उसकी, समझे ना। कभी साइकिल ले आया, कभी मुर्गी चुरा के ले आया, तो ये सपोर्ट की माँ ने। तो जाहिर बात है, सपोर्ट होगी औलादों को तो वो बिगड़ेगी ना औलाद तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझे कि ना। जब कोई औलाद आपका गलत काम करे या कोई छोटा भी गलत काम करे, तो बड़ों का, वालिदैन का ये
उसूल होना चाहिए कि उसके गलत काम को वहीं पे रोकें, क्योंकि अगर उसको इनिशियली शय मिल जाती है उसके काम के बिल्कुल। ऊपर, तो जिस तरह से ये केस हुआ, ये उसने अफसोसनाक अमल किया, तो उसके बाद जो है ना ये इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। मुझे वही बताएं, वो करता क्या था? कोई नौकरी वगैरह, कोई कारोबार, क्या थी? कुछ नहीं करता था वो, फिर डकैती में ये चला गया, छिनताई करता था, ये मोटरसाइकिल छिनताई कर ली। ये कब से कर रहा था ये इस तरह के काम? ये काफ़ी अरसे से करने लगा था ये, उसके बाद ये जेल चला गया। अच्छा। 2-3 साल जो ना ये जेल काट के आया। फिर बाप को बोलता था रो के कि वहाँ अब्बा मुझे वहाँ से निकाल लो, अब मैं नहीं करूँगा ऐसा काम। बाप ने छुड़ा दिया, फिर इसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जो नहीं सुधरा ही नहीं, समझे ना। तो ये वजह हुई कि फिर हमने आना जाना भी छोड़ दिया था। हमने बोला यहाँ आना जाना नहीं करना, कोई सालों से भी मिलना ख़त्म कर दिया था मैंने। तो ये लड़का जो ना बस आता रहा। मैंने शादी हो गई, तेरे अपने ये बीवी को क्यों नहीं ले गया था? बोला अम्मी मना करती हैं कि लेकर नहीं जाया करोगे। तो ये अकेला जाता, आके यहाँ भाभी, ये बहू को मेरी कि भाभी मुझे भूख लगी है, नाश्ता है तो दे दें। शाहरुख, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जैसे वालिद साहब ने बताया कि रिश्तेदारी थी, उनके सामने पैदा हुआ, जाहिर सी बात है फिर आपने भी इसको देखा होगा। तो ये जब पहली दफ़ा आपको पता चला कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, इसने डकैती की, तो कितने अर्से पहले इसने इस तरह के काम शुरू किए थे? 6 साल या 5 साल हो गए इस बात को। तो जब इसने ये हरकतें शुरू की, फिर डकैतियाँ और गलत काम भी करना शुरू हो गया इलीगल, तो आपको बतौर जाहिर सी बात है आपका घर है ये, जी। तो आपको कहीं पे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार ये गलत तरफ चले गया है, इससे राब्ता जो है, इससे ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहिए? राब्ता हमारा ख़त्म था। तो घर कैसे आ रहा था वो फिर? नहीं, फिर तकरीबन 1.5-2 साल बाद आया ये अचानक का आना, जिसको बोलते हैं। मुझे बताइएगा कि जब ये पता चला आपको कि गलत चीज़ों की तरफ चले गया है और इस तरह के जराइम के काम कर रहा है, डकैतियाँ कर रहा है, तो उस वक्त आपकी क्या, आपने लाताल्लुकी की इससे या इसे घराना बंद किया, ऐसा कुछ किया? हाँ, लाताल्लुकी हमारी ख़त्म हो गई थी मामू से ना, हम लोगों की। तो तकरीबन 1.5 साल बाद ये वापस आया। जब ये जो वाक़या हुआ है, बुध का 23 तारीख थी, तो दरवाज़ा लोगों, उस टाइम तो हम कोई भी घर पे नहीं थे, जॉब पे थे, और हमें इस चीज़ का मैं आता हूँ, मेरा मकसद ये था कि जब आपको पता चला, फिर आप कह रहे हैं 1.5 साल तक ये घर नहीं आया। नहीं आया। तो जब ये आया, तो ये फर्स्ट टाइम ही आया था जिससे वारदात की थी, आना जाना से लगा रखा? नहीं, वो फर्स्ट टाइम आया था 1.5 साल बाद ना। अब इस चीज़ का हमें भी अंदाज़ा नहीं था, अच्छा, कि जैसे मेरी वालिद वाइफ साहब को बता भी रहे नहीं था। हैं कि वो यहाँ आके खाना भी मांगता था, तो आपकी फैमिली से, आपकी मिसेज से उसकी कैसी वापसी थी आपके तमाम घर वालों से? सबसे अच्छी थी, भाइयों की तरह रहता था, आता था, बच्चों को मामू वामू सारे बच्चे बोलते थे उसको। और अपनी बेगम को ये कभी नहीं लेके आया? नहीं। तो आपने सवाल नहीं किया इससे कि यार कभी भाभी को भी लेके आओ, या कभी लाए नहीं, मुझे अकेला ही आता था जैसे वालिद तो साहब बता बात हमने करी थी, जैसे तो बोला था, अम्मी ने मना करा, उसकी वालिदा ने, कि हमारी ताल्लुकी हुई हुई थी। रहे? अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस दिन क्या सूरत हाल थी? उस दिन डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा कि आप कहाँ पे थे, इसने क्या लाएअमल बनाया, कब आया घर में, थोड़ा सा मुझे बताएं। 23 तारीख थी और बुध का दिन था ये, 23 अक्टूबर। अक्टूबर जी, 23। तो हम जो रोज़मर्रा की तरह जॉब पे, पापा भी सुबह 7 से 6:30 बजे निकल जाते हैं जॉब पर। मैं 9 से 9:30 बजे तक की टाइमिंग मेरी है जॉब की, और भाई भी इसी टाइम पे हमारा चला जाता है। और एक हमारी जो भाई की वाइफ है वो भी मुलाजिम है, तो वो भी अपनी मुलाजमत पे चली जाती हैं। मतलब सब सुबह सब जॉब पे थे, यानी कि उस टाइम कोई घर पे नहीं था, सिर्फ वाइफ थी मेरी, और मेरे 4 बच्चे थे, यानी 3 लड़की 1 लड़का, और एक भाई का लड़का आसमान, वो भी ऊपर था, सो रहा था। फिर क्या हुआ, इसने किस टाइम घर में आया, आपको सबसे पहले खबर किसने दी? एले मोहल्ला ने दी हमें तो खबर, फ़ोन पे। किसका फ़ोन आया आपको? एले मोहल्ला में से आई, जैसे कॉलें आ रही थी रॉन्ग नंबर से, कि आपके घर में गर्दनें काटती बच्चों की। वो तो बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल होगी जब जी। आपको फ़ोन आया होगा। जी। फिर बताएं फिर उस वक्त क्या हुआ जब फ़ोन आया? आप ऑफिस में होंगे वाले? नहीं, ऑफिस का नहीं है, मेरा तो प्राइवेट काम है। हाँ, जाहिर मतलब सी अपने बात काम पे थे ना? है। जी, काम में थे, तो वहाँ जब ये फ़ोन आया तो हम घर की तरफ रवाना हुए। कोरंगी साइड पे थे हम, जब हमारी साइड चली थी कोरंगी, तो वहाँ से हम घर के लिए गए। तो किसी से का दोबारा कॉल आई कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँच जाओ, वहाँ चले हैं ये लोग लेके। तो हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ जब मैंने देखा कि बच्ची
बच्ची को, मेरी जो भी बेटी थी, इसको एम्बुलेंस वाला उठा के गोद में लेके आ रहा। मैंने उससे पूछा कहाँ लेके जा रहे हो भाई? बोले यहाँ से इनको रेफ़र कर दिया जिना के लिए बच्ची को ना, तो यहाँ रख नहीं सकते ये लोग। तो मैंने मेरा बच्चा, तो बोला बच्चे का तो इंतकाल हो गया। बड़ा क़यामत जैसा मंजर होता है कि आपको नहीं पता होता। और आजकल का जो हमारा माहौल है, आजकल का जो हमारी यूथ जनरेशन या हमारा माशरे में जो आगे बढ़ते हुए, एक तरफ तो हम बड़ा खुश होते हैं कि AI आ गई, दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आजकल के माशरे में इतनी तेज़ी हो गई है कि आपको नहीं पता होता। एक ज़माना था हमारे वालिदैन का कि रिश्तेदारों में मोहब्बतें थी, जैसे इनके वालिद साहब बैठे हुए, लेकिन आजकल का जो दौर है, उस दौर में आपको नहीं पता कि आपके रिश्तेदार, आपके बराबर में बैठने वाला कोई भी शख्स किस वक्त किस ज़हनियत, किस नीयत के साथ बैठा है। और यकीन करें कि बड़ा ऐसा मरहला होता है कि आपकी ज़मीन निकल जाती है पैरों के नीचे। जैसे ये भाई अभी बोलते बोलते रुक गए, तो जाहिर सी बात है आपको एकदम किसी की कॉल आती है और आपको पता चले कि आपकी औलाद अल्लाह की नेमत होती है। तारक, मुझे बताइएगा, उस वक्त तो जाहिर सी बात है सांस आपकी रुक गई होगी, दिमाग हिल गया होगा, उसके बाद क्या सूरत हाल हुई? उसके बाद मैं अपनी बच्ची को लेके होम प्लेस में जिना हॉस्पिटल गए। जिना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाई मैंने अपनी बच्ची की। तो पीछे से फिर दूसरी एम्बुलेंस में मेरी वाइफ को भेजा गया, वहीं रेफ़र करा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल वालों ने। फिर वहीं हमारी ट्रीटमेंट हुई है, वाइफ की और मेरी बच्ची की। तो आप उस वक्त जो आपके घर वाले थे, वालिद साहब थे, भाई थे, इन सबसे रब्ता हुआ आपका? जी, मेरा भाई वगैरह सब आ गए थे। अच्छा, उस वक्त तक पता नहीं चला था कि कहानी क्या है? जी, अभी तो बस। तो फिर आपकी जो वाइफ हैं उनका और बच्चे का वही मुझे बताएं, जाहिर सी बात है उसके बाद इलाज वगैरह, इनकी जो बच्ची के आप बता रहे हैं किसी बच्ची की कोई बैटरी भी मारी? जी, बैटरी मारी थी। मुझे बताएं इसके बाद जब आपको आगे क्या कहानी हुई, इसके बाद जब हॉस्पिटल से आए तो फिर इस तक कैसे पहुंचे, इस तक कैसे पता चला कि कहानी असल में हुई क्या थी, वो बताइएगा थोड़ा। वो रास्ते में मेरे बेटी को जब लेके जा रहा था, तो उसको मैंने जब हिलाया तो मैंने पूछा किसने मारा बेटी अलीज़ा? तो उसने बताया कि समीर मामू ने। उसी बच्ची ने मुझे बताया। मैंने कहा और किसको मारा? उसने सुभान भैया को भी मारा। मैंने किस चीज़ से मारा? उसने जब बताया ना बैटरी वगैरह से मारा उसको। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, मुझे ये भी बताएंगे। जब आपको उस वक्त पता लिया, तो हॉस्पिटल में लगे हो? जी, हॉस्पिटल में लगे हुए थे। तो यहाँ से जो औरंगी SHO हमारे अरशद खान, वो वहाँ मौजूद थे, उस वक्त आ गए थे हमारे पास। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, आपको खबर कब मिली सबसे पहले? आप कहाँ पे थे उस वक्त? सर मैं जॉब पे था, ये हबीब बैंक है ना, जी। DC ऑफिस। तो यहाँ मैं मतलब जॉब करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। तो वहाँ मुझे खबर आई कि ये मेरे दामाद का फ़ोन आया कि पापा कहाँ है आप? मेरा जॉब में। बोला घर में तो क़यामत हो गई है बिल्कुल। मैंने क्या हो गया बेटा? बोलता है कि ये सुभान का इंतकाल हो गया, पोते का मेरे। तो मैं जल्दी से मैं गया, मैंने भैया ऐसे ऐसे मसला हो गया। फिर मैंने अपने साथी को फ़ोन किया, बोला आप चले जाओ शरीफ भाई, मैं आ जाऊँगा। फिर मैं यहाँ आके देखता हूँ तो यहाँ मीडिया, तो पुलिस, तो रेंजर्स, तो इलाके मकीन सारे मौजूद। अच्छा, आप यहाँ पहले घर आए? जी। तो ये तो हॉस्पिटल के मामलात में लगे। आप जब आए तो क्या सूरत हाल देखी, बताइए। बस यहाँ गफीर लगा हुआ था, सब जमा, पूरा रोड गलियाँ सब फुल। मैंने क्या हो गया भाई? फिर ये सील की गया था मकान, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे अपने मतलब यहाँ। तो फिर चेकिंग करके चले गए। मतलब जब हमें पता चला कि अब हम तो ये समझ रहे थे कि शायद डाकू आए यहाँ। अमूमन ऐसा ही लगता है कि जब आपके घर में आजकल कोई वारदात होती है तो हम लोग सबसे पहले ही सोचते हैं कि डकैती हुई है या कोई मज़ाहमत पे किसी को जो है ना कत्ल कर दिया। जी, तो इस वजह से जो ना पता ही नहीं, हम तो यही समझ रहे थे। तो बाद में जब अल्लाह ने बस बहू को होश दिला दिया, जो उसने बयान दिया पुलिस को, फिर जब ये पता चला गया अपना ही था ये समीर जिसका नाम है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब ये उस दिन वाक़या हुआ तो उस वक्त समीर का जैसे आपको भी पता चला, तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है पुलिस ने इनिशियल अपनी जो क्राइम सीन यूनिट वाले और दीगर अपनी चीज़ें करते हैं कानूनी, वो की होंगी।
समीर की गिरफ्तारी कब हुई और समीर को जो है ना इनिशियली कब पता चला कि इन्होंने गिरफ्तार कैसे किया, ये बताइए। उस वक्त वाक़या करने के बाद तो समीर गायब हो गया होगा ऐसे? गायब हो गया था। यहाँ से लेके क्या गया, एक पंखा था नया, वो उठाया इसने, तोता ये टंगा हुआ भी, ये तोता ले गया पिंजरे समेत, और डिवाइस और मोबाइल ये लेके चला गया। तो उसके बाद ये पता ही नहीं हमें, तो जब ये बयान दिया ना बहू ने मेरी कि ये समीर ने ऐसा किया, तो तब ये पुलिस जो ना हरकत में आई, बहुत मेहनत वो की। बयान जो दिया होगा आपकी बहू ने, जी, वो आपको पता होगा, मुझे बताया ना उसने क्या बताया उस वक्त, वारदात इसने कैसे की? मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि वारदात जो हुई थी किस टाइम ये आया, इसने क्या लाएअमल बनाया, किस तरह से सारा काम? बता दें कि ये जो ना सुबह 10 बजे से ये मतलब राउंड कर रहा था गली में मोटरसाइकिल पे, तो किसी को क्या पता, या बराबर में देख रही थी बच्चे जो भी हैं, बोला कि क्या रिश्तेदार होगा कोई। फिर ये आया घर में, भाभी ये कोई है नहीं घर में, बोला नहीं। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आया, बोला भाभी मुझे भूख लगी हुई है, मुझे नाश्ता बना दो। बहू ने मेरी पराठे बनाए, चाय बनाई, उसको खिलाया। तो उसके बाद खा पी के ये बच्चों को स्कूल भेज रही थी, जो इंतकाल कर गया, तो वो नाश्ता कर रहा था यहाँ पे, तैयार कर। हाँ तैयार कर। तो उसके बाद इसने जो ना बोला भाभी ऐसा है कि मेरे बदबू आ रही है पसीने की, मुझे परफ्यूम है तो दे दो। तो वो ऊपर कमरा बना हुआ एक रूम, वहाँ गई है। अच्छा, वो आपकी बहू ऊपर गई है? ऊपर गई है। ठीक है। तो पीछे पीछे ये भी बोला ये क्यों यहाँ क्या करना है, उसमें मैं ला रही हूँ ना। उसको धक्का दिया बेड पे, बोला खामोश जो ना हो जाती। बोल उसके स्त्री रखी थी, स्त्री को जो ना उसने ये दुपट्टा बांधा हैंडल में, और स्त्रियों से मारना शुरू कर दिया। और जो सब उसके फटा था सब ये मतलब स्त्री उसने वो लेके स्त्री है। तो उसके बाद ये बोले समीर के क्या कर रहा है, मुझे क्या कर रहा, मैंने क्या तेरे साथ बिगाड़ा। ये जो ना मार मार के जो ना ये बेहोश हो गई, तो ये समझा कि मर गई। अच्छा। तो उसके बाद जो ना ये नीचे आया, नीचे ये बच्चे नाश्ता कर रहे थे, ये पोती मेरी और वो पोता। तो उसके बाद ही उसने बोला मेरी मम्मा को क्यों मारा है, वो उठाई, यहाँ बैटरी रखी थी सामने ये उसकी रक्षा की, तो उठा के जो ना उसके मारी बच्ची के, अलीजा के। तो इसकी पूरा ये फिर उसने किया, तो उसके जो ना बेटी ये मार के उसके पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह बस वहीं खून चालू हो गया उसका। फिर मोहल्ले वाले आए हुए थे यहाँ, मोहल्ले वालों ने एम्बुलेंस वगैरह मंगा के ये हॉस्पिटल पहुँचाया मतलब। तो ये कहानी मतलब चली थी। उसके बाद ये जब गिरफ्तारी हुई ना, तो थाने वालों ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, और मैं तो बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा वज़ीर आज़म साहब का, सदर जरदारी का, बिलावल भुट्टो साहब का, और ये IG सिंध का, CM साहब का, कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया कि फौरी एक्शन लिया गया, तो उसको गिरफ्तारी की। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये वो बच्ची है अलीजा जिसके बैटरी का किया था? जी, ये वो बच्ची है, 3.5 साल उम्र है इसकी अलीजा की, और एक बेटा था मेरा जो शहीद हो चुका है इस वक्त। देखें, ये बच्चे तो वैसे ही इतने मासूम होते हैं, हर किसी की औलादें होती हैं, और पता नहीं कैसे दरिंदा किस्म के लोग, अल्लाह ही इनसे पूछे कि दर्द या तकलीफ नहीं होती। इस मासूम की शक्ल देखें, मेरी भी औलाद है, आप सबकी भी औलादें हैं, और इसकी इस वक्त आँख देखें कि मुझे देखते हुए तकलीफ़ हो रही है, तो इस बच्ची को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, और उस शख्स का, उस दरिंदे को होश नहीं आया जब ये सब किया। शारक, मुझे ये बताइएगा, औलाद अल्लाह ताला की नेमत है, और औलाद ऐसी चीज़ है कि जब औलाद होती है तो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी रौनकें बहारें आती हैं।
पूछने में मुझे भी बड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सुभान आपके बेटे का नाम? जी। सुभान कैसा था, कितना चहीता था, कि आपसे कैसे थे, आपका लाडला था, मम्मा का, इसकी वालदा का लाडला था, किस तरह, क्या नेचर थी सुभान? हम दोनों का लाडला था, मम्मा का भी बाबा का भी, क्योंकि 3 लड़कियों में 1 लड़का था वो। अच्छा। हाँ, 3 बहनों में 1 भाई था वो। तो शाहरुख किस चीज़ की जिद करता था आपके साथ? रूटीन में कैसा, दिन भर क्या उसकी मसरूफियात रहती थी, आपके साथ जाता था? हाँ। शौक किस चीज़ का था उसको? शौक ऐसी से बच्चों को होता, पतंग उड़ाना, ये। अभी छोटा था बच्चा तो पतंग उड़ाने के साथ साथ कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश ही, क्या बनने का शौक था? डॉक्टर होता है ना बच्चा, बच्चे एडमिशन था स्कूल में हुआ था उसका? जी, TCF स्कूल में भी तकरीबन 1 माह पहले इसका एडमिशन करवाया मैंने। और उसको शुरू से शौक था कि मैं फ़ौजी बनूंगा बड़े होके। शाहरुख, बड़ा मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप तकलीफ में हैं ये बताते हुए भी, कि जाहिर सी बात है औलाद जब इस तरीके से चली जाए तो इंसान अपना दर्द जो है ना बयान नहीं कर सकता। और आप क्या कहना चाहेंगे? मुल्जिम तो देखें, कभी सोचा था इस दरिंदे के बारे में? कभी जहन में आया था कि ये अल्लाह ना करे कभी इस तरह का अमल कर देगा यार? कभी नहीं सोचा था कैसा अमल। और मुझे ये भी बताएं कि क्या आप क्या चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि गिरफ्तार तो देखें काफ़ी सारे हमारे माशरे में क्रिमिनल हो जाते हैं, लेकिन देखें ना क्राइम ख़त्म होता है, ना इलीगल एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं। मेरा तो ये दरख्वास्त है खाली हुकूमत से भी, सबसे, कि जैसे मेरे बेटे को करा है उसने, मारा है वैसे इसको मारा जाए। ये सज़ाए मौत तो मिलना चाहिए, कि नहीं तो मेरा बेटा तड़पेगा। आपकी औलाद, आपका बेटा एक बाजू होता है वालिद का, और 6 साल आप हर एक बेटे को परवरिश देना, एक बेटे की 6 साल उसको पालना, तो बाप ही समझ सकता है। इनके वालिद साहब इधर बैठे हैं तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि पूरी ज़िंदगी भर इनको किस तरह से पाला होगा। तो 6 साल का दर्द, वो तकलीफ़ शायद हम भी उस तरीके से आप तकलीफ़ बता सकते जो इनके ऊपर गुजर रही है। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि गिरफ्तारी के बाद क्या चाहते हैं उस मासूर के साथ, क्या किया जाए, और जो आपके दिल में अपील है खुल के बताएं। अपील मेरी यही है कि इसको सज़ाए मौत हो खाली, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा शाहरुख, ये बताएं, इसके जो वालिदैन हैं, इसके घर वाले, वो कहाँ पे हैं इस वाक़े के बाद? उन्होंने कोई नदामत की इस हवाले से? कुछ हुआ? उसकी भी बहन भाई तो होंगे ना? जी। कहाँ है वो लोग? वो अपने घर में, यानी हमारा तो ला ताल्लुक़ हुई भी, कोई राब्ता भी नहीं होता। यार वो तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जाहिर सी बात है इतना बड़ा आपके घर में यार क़यामत हो गई, उनके घर वालों को झंझोड़ा नहीं, आपने कोई राब्ता नहीं किया कि यार तुम लोगों के औलाद ने इतना बड़ा ये जुर्म कर दिया? बड़े मामू को मैंने फ़ोन करा था अपने, वो आए थे हमारे साथ थे, तो उन्होंने यही बोला कि भाई जैसे जो होनी चाहिए मुजरिम की सज़ा वैसी होनी चाहिए, सज़ाए मौत ही दिलवाना, उसको पीछे नहीं हटना इस बात से। अंकल आप बड़े हैं, इनके वालिद हैं, जाहिर सी बात है जब रिश्तेदारों में बात फैली होगी तो इसके घर वालों से कोई राब्ता हुआ, इसके वालिदैन से? उनको कोई आपने इस हवाले से बातचीत की कि भाई इतना बड़ा कत्ल मेरे नाम होते गए इसने कर दिया? क्या कोई बात हुई इनके घर वालों से? नहीं, असल में जब ये इसको उठाया था ना, ये भी मतलब मेरे साले को भी उठा लिया था, इसके ससुर को, बीवी को, सास को, सबको उठा लिया था पुलिस ने, क्योंकि ये हाथ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो ना इसने रब्ता किया था साले ने यहाँ पे कि मैं आ जाऊँ, फिर हमने मना किया, देखो इधर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहल्ले वाले जो ना गम और गुस्से में कहीं ऐसा नहीं तुम्हें मार दें। सही बात है, क्योंकि उस वक्त ऐसा हालत है मोहल्ले का कि आ जाए मार दें बस, तो इस वजह से मना कर दिया हमने। फिर ये जो नहीं आया, फिर वहाँ थाने में गया होगा तो वहीं मत जो भी कुछ हुआ। अच्छा आपको ये पता चल सका कि गिरफ्तारी इसकी अमल में कैसे आई, गिरफ्तार कैसे हुआ ये? तो ये ऐसा हुआ कि ये भागा हुआ था ना, तो इसके भाई को भी उठाया, छोटा भाई है, अच्छा लड़का वो, तो उसको उठाया,
तो रात दिन पुलिस जो ना वहीं जहाँ जहाँ था ये उसका वॉच आउट करें। हाँ, तो इसका भाई ने बहुत भरपूर साथ दिया। ये एक कबाड़ी बाज़ार लगता है ये यूपी पे, तो वहाँ ये जो ना ये सामान जो था तोता तो ये पंखे शंखे जो भी बेच रहा था, तो पुलिस सादे कपड़ों में थी, तो इसके भाई ने इशारा किया तो ये समझ गया, वहाँ से भी जो ने भागने की कोशिश की इसने, लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ गिरफ्तार किया था इसको। मुझे बताइएगा आप एंड में क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से, सिंध से, आईजी सिंध से? इसकी गिरफ्तारी तो अमल में आ गई, अब आगे क्या चाहते हैं आप, इसके साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि बस गिरफ्तार हो जाते हैं मुलजिम, जमानत पे रिहा भी हो जी जाते हैं। जी, इसको ये अपील है मेरी कि इसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, सज़ाए मौत, ताकि ये दूसरों के लिए भी जो ना एक मिसाल बने कि इस तरह से जो ना जुर्म नहीं करना चाहिए हमें। ये जुर्म जो इसीलिए तो बढ़ना ही है, माँ बाप हिमायत करते हैं बच्चों की, औलादों की, तो वो बिगड़ते हैं फिर, जाहिर बात है, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या। तो इसीलिए जो ना मेरी अपील है कि इसको सज़ाए मौत जो है दी जाए बस। लेकिन हमारे साथ थाना औरंगी 5 नंबर बहुत कोऑपरेट कर रहा है, समझे, बहुत मेहनत कर रहे हैं उन्होंने। मैं उनका SHO साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा उनका मैं, क्योंकि भरपूर साथ दिया उन्होंने। अच्छा, मैं अभी इनके घर के फर्स्ट फ्लोर पे आया हूँ और वो दरिंदा जो था वो इस जीने से ऊपर आया है, और ये वो कमरा है जिस कमरे में उस खातून को, जो इसके कज़न की वाइफ थी, इस कमरे में लाया है। कमरे का आप थोड़ा सा हाल देखें। इस बेड पे जो है उस शख्स ने उनको धक्का दिया है। धक्का देने के बाद उसने जो है इस्त्री उठाई है, उस पर दुपट्टा बांधा है, और इस इस्त्री से जो है अफसोसनाक तरीके से बेदर्दी के साथ उनको यहाँ मारा है, तशद्दुद किया है। और तशद्दुद करने के बाद जब वो बेहोश हो गई हैं, उसके बाद वो इस कमरे से निकला है, और निकलने के बाद उस मासूम को कत्ल किया है। इस तरह के वाक़यात ऐसे क्यों पेश आते हैं? क्यों आपके घर में रहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, इस तरह के कत्ल कर जाते हैं? ऐसी क्या ज़हनी इंसान की सूरत हाल हो जाती है? क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारते हुए एकदम से दरिंदा सा बन जाता है? इस तमाम तर सूरत हाल पे हम एक साइकोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इंसान के दिमाग में चल रहा होता है, किस कंडीशन में होता है। क्योंकि अक्सर बेशतर ये भी होता है कि लोग नशा करते हैं। क्या नशे में आने के बाद इंसान ऐसी सूरत हाल में आ जाता है कि उसको कुछ नहीं नज़र आता? मेरे साथ आइए, हम साइकोलॉजिस्ट से भी बात करते हैं और आपको बताते हैं। भैया वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आपने एक इशू को हाईलाइट किया है। और अगेन कोई पर्सन अगर कोई उस लेवल पे एक्सट्रीम कोई स्टेप उठाता है तो इट मीन्स कि वो चीज़ें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनके साथ हैं। मीन्स कैसे? उनके सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग वो इम्पेयर्ड है। बंदा कोई नॉर्मल इंडिविजुअल ऐसा एक्ट नहीं कर सकता जितना भी गुस्सा आए, लेकिन वो बंदा कर सकता है जो अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात पे काबू नहीं कर पाता, अपने होश हवास में नहीं हो सकता, वो एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं और ड्रग यूज़ डिसऑर्डर है, तो हम इसको कहते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस। दोनों प्रॉब्लम एक साथ हैं तो वो चीज़ें बंदा अक्सर जो है वो साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट उसके तशख़ीस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। ये बड़ा बर्निंग इशू है जिसके ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं या हम बैठ के डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये है कि ओवरऑल हमारी जो माशरी इक़दार हैं वो गिरावट का शिकार होती जा रही हैं, डिटोरिएट हो रही हैं, कल्चरल वैल्यूज़ जा रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी वो रिलेटिवली कम होती जा रही है, और बिलअमूम उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली नई नस्ल हमारी है। और जब नई नस्ल जो है वो मुतासर होती है तो उसके बाद जो है वो उनके सामने कुछ गोल्स हैं जो इर्रेशनल गोल्स जिनको हम कहते हैं, उनको वो हासिल करना चाहते हैं, जो इधर सोशल मीडिया से आते हैं, मीडिया से आते हैं, दोस्तों से आते हैं या बाकी जगहों से उनके ऊपर स्ट्रेसर के तौर पे इम्पैक्ट करते हैं। हाउएवर उनके रिसोर्सेज उनसे मैच नहीं करते, तो जब वो डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसके नतीजे में वो कॉल और फेल में और उसकी सोच में और उसके करने के बीच में तज़ाद आता है। तो उस डिफरेंस को कूप अप करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो
बाय वर्च्यू ऑफ कंपनी, बाय वर्च्यू ऑफ सोशल सेटिंग्स, दोस्तों के ग्रुप हो गए, मीडिया हो गया, ये सारी चीज़ें ओवरऑल उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं और नतीजतन बच्चा जो है वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ का रुख करता है। दूसरी चीज़, अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं और जो यूज़ डिसऑर्डर है, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर में ऐसे भी ड्रग्स हैं। टेक एन एग्जांपल, बंदा अगर वो चर्स अगर लेता है, ज़्यादा मिकदार में लेता है, तो उनको आवाज़ें आना, शक करना वो स्टार्ट कर लेता है। इनिशियली तो वो सोथिंग इफेक्ट होती है, लेकिन ओवरडोज करता है तो वो ऐसे आवाज़ें आना, लोगों पे शक करना, वो सारी चीज़ें उनको वो कमांड्स भी मिलती हैं और वो उस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे इम्पल्सिवली वो रिएक्ट कर रहा होता है और वो सारे और अपने ख्यालात में, उस होश हवास में वो बंदा नहीं होता। मीन्स कि उस बंदे के साथ कोई कोमॉर्बिड, कोई कंडीशंस तो नहीं है, मेंटल हेल्थ, सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ और दूसरी चीज़ों। और अगेन WHO भी ये कहती है कि जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 970 मिलियन जो लोग इनके साथ इश्यूज़ हैं, 81% जो है LMIC, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। पाकिस्तान बहैसियत लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आने के तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ ज़्यादा हैं। रिसर्च ये कहती है कि हर 8 में से 1 बंदे के साथ इश्यूज़ है और इसी तरह से वो चीज़ वो कहती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में हर 8 में से 1 के साथ होगा? मुझे नहीं लग रहा, उससे ज़्यादा है, क्योंकि जिस क्राइसिस सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं। और ये अगेन WHO ये भी कहती है, जो ऐसे जो डिज़ास्टर, वॉर एंड टेरर के जोन में रहते हैं, क्राइसिस में से गुजरते हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल है, पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, वो जो दूसरी जो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये इश्यूज़ होना बढ़ते हैं। और इसमें वो कहती है कि हर 5 में से 1 बंदा नफ्सियाती मरज़ में मुब्तला होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अब यहाँ पे वो चीज़ें, ऐसे इश्यूज़ होंगे और वो चीज़ें अगेन सबसे ज़्यादा इशू पॉवर्टी है। गुर्बत की वजह से बंदा कुछ भी कर सकता है। मेन स्ट्रेसर सबसे बड़ा जो है वो हमारी पॉवर्टी है, जो गुर्बत है बुनियादी तौर पर, अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसके नतीजे में जो बच्चे जो होते हैं और जवान जो है, नौजवान जिनके हम ख़ास तौर पे बात करते हैं, और उनके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत बेहतर होता है, ऑप्टिमम लेवल पे होते हैं। और जब उस एनर्जी की पॉजिटिव यूटिलाइजेशन नहीं होती तो उसके नतीजे में वो फिर किसी नेगेटिव साइड पे और किसी और डायरेक्शन पे उसकी एग्जिबिशन और उसका इखराज करते हैं। जब वो इखराज करते हैं तो वो डिस्चार्ज तो एनर्जी चाहती है कहीं ना कहीं से होना, वो पावर जो उनके अंदर एग्जिस्ट करती है, और नतीजतन फिर वो या अपने आप को कहीं वो तकलीफ़ देते हैं, सुसाइड की तरफ जाते हैं, या फिर वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें किलिंग और मर्सीलेस किलिंग शामिल होती है। 800,000 मीन्स कि बहुत ज़्यादा 8 लाख के लगभग लोग खुदकशी करते हैं। अब कम हो गया, 703,000 जो लोग जो है अभी खुदकशी करते हैं। और ये कहते हैं कि वो चीज़ें अगेन जो सीवियर मेंटल इलनेसेस है, उन लोगों के साथ इश्यूज़ होना और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 साल से कम उम्र में 50% जो है उसकी ऑनसेट उसी वक्त होती है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वार्निंग साइंस क्या है, उन अलामात के बारे में एज ए फैमिली मेम्बर, कम्युनिटी मेम्बर, सोसाइटी का कोई बड़ा है, यार दोस्त है, रिलेटिव्स है, उसको कैसे कर ले। मिसाल के तौर पर उनके मूड में तब्दीली आना, और अगेन वो जा नहीं रहा काम पे, पढ़ाई पहले कर रहा था, पढ़ाई की तरफ वो जा नहीं रहा है। और वो चीज़ें अगर आप उसका हुलिया देखेंगे तो पहले सही था, वो चीज़ें उसका हुलिया, वो चीज़ें टोटली चेंज है। अपने सफाई का ख्याल नहीं रख पा रहा है, नींद उसकी कम हो रही है, चिड़चिड़ा मूड है उसका, और वो सारी चीज़ें, खाने पीने में वो सारी चीज़ें उसका बाज़ औक़ात लोग ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। फ़ियर, एक बेजा खौफ की कैफियत होना, मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो कि साइन एंड सिम्टम्स वो हमें बताते हैं। बुनियादी तौर पे किसी भी मुआशरे के 2 कैटेगरीज की जा सकती हैं। एक को हम कहते हैं डेवलप्ड होती है, एक बिल्कुल अंडर डेवलप्ड होती है या अनडेवलप्ड होती है। बीच वाला जो सेगमेंट होता है उसको हम ट्रांजिशनरी स्टेज कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन है ये हमेशा से हर जगह पे बड़ा मेजर ट्रिजेक्टर का रोल प्ले करती है, जिसके नतीजे में जो है वो चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस ट्रांजिशन के फेज़ में होती हैं। तो जो जिनके पास नहीं है चीज़ें, वो उसके ऊपर कनात करके आराम से बैठे हुए हैं। जिनके पास सब कुछ है वो उस पर खुश हैं, और बीच वाले जिनके पास है नहीं, बल्कि वो एस्पायर करते हैं, कोशिश करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, और जब उनको वो चीज़ें उस तरह से नहीं मिलती तो वन वे और द अदर वे उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। और उसके ऊपर जो जलती हुई पे तेल का काम करता है
वो उनके दोस्तों की कंपनी होती है, इधर उधर के मैसेजेस हैं, इधर उधर की इंफॉर्मेशन है, वो रैशनल भी हो सकती है, इर्रेशनल भी हो सकती है, और नतीजतन जो वो जो अनडिसाइडेड गोल्स होते हैं, अनरीचेबल गोल्स होते हैं, जब उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, अगर हम पाकिस्तान पूरे का कहीं से सर्वे करें और रिसर्च को देखें तो मेजरली पूरे पाकिस्तान के, सिर्फ कराची की बात नहीं कि ये औरंगी टाउन में हुआ या कहाँ पे हुआ, पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें तमाम जो ये दरमियान वाला तबका है, जो गुर्बत वाले लोग हैं, बुनियादी तौर पे सारी की सारी विक्टिमाइजेशन उनकी तरफ से आ रही है। एडमिट करने के लिए लेकर आते हैं या एक्सट्रीम सूरत हाल पे जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या दूसरे लोगों को नुकसान उस वक्त लेकर आ रहे हैं। इससे पहले वो चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स कहते हैं, जहाँ पे डिस्पेंसर बैठता है, उन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग कर लेंगे, LHVs है, LHWs हैं, और जो जनरल फिजिशियन है उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, तो ये पहले फुर्सत में, क्योंकि वो गेट कीपर्स हैं हमारे लिए, वो उसके तशख़ीस करेंगे, फैमिली को समझाएंगे, दूसरे फिज़िकल इलनेसेस के साथ मेंटल हेल्थ इलनेसेस आते हैं तो उनको बेहतर से तशख़ीस करने के बाद फैमिली को गाइड भी कर सकते हैं, उनको साइको एजुकेशन हम कहते हैं। मैं इस वक्त औरंगी टाउन थाने के बाहर मौजूद हूँ। हमने केस तो आपको सारा बताया, इनके घर वालों ने भी। इस केस के हवाले से जब मैंने इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर जो हैं इमरान और SIO जो हैं रियाज, उनसे रब्ता किया तो अमूमन देखिए केसेस हो जाते हैं, मुल्ज़िमान गिरफ्तार भी हो जाते हैं, उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ होता है हर केस में। और काफ़ी सारे केसेस हमारे कराची में ऐसे भी होते हैं जिनमें जो आपका मरकज़ी मुल्ज़िम है वो तो गिरफ्तार हो जाता है, उसके पीछे पूरा एक ग्रुप निकलता है जिसकी वजह से वो वारदात हुई होती है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा सवाली निशान ये है कि जब मैंने इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान और रियाज जो SIO हैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने मुझे मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जबकि इस मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी तो बहुत आसानी से अमल में आ गई थी क्योंकि ये उनका रिश्तेदार था। लेकिन ये सवालिया निशान है थोड़ा सा कि इनको मुझसे बात करने में क्या मसला हुआ, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी क्या चीज़ है जो पुलिस हमसे बात नहीं कर रही। मरकज़ी मुल्ज़िम तो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन क्या पता उस मुल्ज़िम के पीछे भी, जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया है, उस मुल्ज़िम के पीछे भी कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि उस मुल्ज़िम को उकसाया गया हो क्योंकि वो उनका रिश्तेदार था। क्या माजी में कोई इनकी दुश्मनियाँ चल रही हों, कोई ऐसा तनाज़ा हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि माजी में प्रॉपर्टी का तनाज़ा होता है, रिश्तेदारी के मामलात होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और ये जो अफसोसनाक वाक़या आया इसमें तो सबसे ज़्यादा अफसोस का अलमिया ये है कि वो शख्स जिसने उनके पोते को कत्ल किया, शाहरुख के बेटे को कत्ल किया, वो खुद वो शख्स जो है इसी घर में पैदा हुआ था। तो ये एक ऐसा केस है जो सुनने वालों को, देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दे कि इस तरह का अगर वाक़या घर में किसी के भी पेश आता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन बड़ी ज़रूरी होती है क्योंकि मुल्ज़िमान गिरफ़्तार तो हो जाते हैं लेकिन वो कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचते। अल्लाह ताला हमारे हर बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। साथ साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आज के दौर में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द आपका दोस्त ही आपका दुश्मन है, आपका रिश्तेदार ही आपका दुश्मन है। आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। और जिस तरह से इस कहानी में हुआ कि उन घर वालों को ये इल्म ही नहीं था कि वो बदनसीब इंसान उनके घर आएगा और उनके ही बेटे को, उनकी ही नस्ल को इस तरह से कत्ल कर देगा। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे इजाज़त दीजिए। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।